हाँ, हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, फिर न्यायिक सक्रियतावाद क्या होता है, पीआईएल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक चीज़ें। और ये राष्ट्रीय सहारा में जो लेख छपा है न्यायिक व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत, इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा अंत में पहले हम बेसिक चीज़ें जान लें। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं, भारत में जो कोर्ट वाला सिस्टम है वो एकीकृत प्रणाली को अपनाया गया है। यानी कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे मतलब उसके नीचे क्या, कई सारे हर एक राज्य में हाई कोर्ट्स, और फिर हर एक राज्य के जो जिले होते हैं उसमें अपना जो स्थानीय न्यायालय होता है, जिसको कह लें सेशन कोर्ट कह लें, या जिला न्यायालय कह लें, सत्र न्यायालय जिसको कह लें। मतलब जैसे जिला न्यायालय भी दो प्रकार के होते हैं, एक सत्र न्यायालय और एक दूसरे प्रकार के न्यायालय, अन्य न्यायालय बोल सकते हैं उसको। तो जैसे किसी में दीवानी मामले जाते हैं, किसी में आपराधिक मामले जाते हैं, इस प्रकार से काम होता है। उसका स्ट्रक्चर कभी और देख लेंगे। कुल मिलाकर के एकीकृत प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें सबसे अंतिम डिसीजन जो होता है सुप्रीम कोर्ट का होता है। उसके नीचे होते हैं हाई कोर्ट्स यानी कि उच्च न्यायालय। इसके नीचे होता है अधीनस्थ न्यायालय। यानी कि अधीनस्थ न्यायालय में अगर कोई संतुष्ट नहीं होता है तो वो सीधा जो है हाई कोर्ट में जा सकता है, और हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है तो सीधा वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो सीधा हाई कोर्ट या सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, बिना इस निचली अदालत में जाए बगैर सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में जाया जा सकता है, इफ़ देयर इज़ ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो अमेरिकी संविधान के विपरीत अगर देखें तो भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। इसमें सबसे ऊपर जो होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट, और उसके अधीन जो है अलग अलग राज्य की जो है हाई कोर्ट्स आती हैं। एक उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाई कोर्ट है किसी राज्य की, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो उसके अधीन में जो है सारे के सारे आ जाएंगी जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, यानी कि जिला न्यायालय जिसको बोल रहे हैं। यानी कि हाई कोर्ट के अधीन में जो न्यायालय हैं उसको अधीनस्थ न्यायालय है। तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके अंडर में सारे के सारे हाई कोर्ट्स काम करते हैं, और हर एक हाई कोर्ट के अंदर में उस राज्य के जितने भी न्यायालय होंगी उनको अधीनस्थ न्यायालय बोल लेंगे, जिसको जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय के रूप में जाना जाता है। तो न्यायालय की ये एकल व्यवस्था है। भारत में न्यायालय की जो है एकल व्यवस्था है, जिसको एकीकृत प्रणाली बोलते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो न्यायालय की यह जो एकल व्यवस्था है उसे भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। एकीकृत प्रणाली जो है हमारे कोर्ट सिस्टम की, वो कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है क्या, न्यायालय की एकल व्यवस्था। न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, और यह केंद्रीय और राज्य विधियों को लागू करती है। जो सेंटर की विधियां हैं या जो स्टेट्स की विधियां हैं उसको ये लागू करती हैं। मतलब कि यदि केंद्र या राज्य द्वारा किसी कानून को बनाया गया है जो संविधान सम्मत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है उसमें सुनवाई हो सकता है, और उस एक्ट को जो है खारिज किया जा सकता है कोर्ट्स के द्वारा। दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालय की जो है व्यवस्था वो द्वैध व्यवस्था है। अमेरिका में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है, यानी कि वहाँ पे जितने जो जैसे सेंटर है तो सेंटर के स्तर पे अपना सुप्रीम कोर्ट होगा, और जो अलग अलग वहाँ पे राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स की अपना सुप्रीम कोर्ट होगा। यानी सेंटर का, पूरे अमेरिका का एक सुप्रीम कोर्ट है, और हर एक स्टेट का अपना सुप्रीम कोर्ट है। इसका मतलब ये कि अमेरिका में 50 प्रांत हैं, उसमें से मान लीजिए एक प्रांत है, कोई भी प्रांत ले लें, अलास्का मान लीजिए प्रांत ले लिए, तो अलास्का प्रांत में अपना सिस्टम है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर कह लें अधीनस्थ न्यायालय, जिसको कह लें अधीनस्थ न्यायालय, या किसी और प्रांत में कोलंबियम ले लें, या टेक्सास प्रांत ले लिए, तो टेक्सास प्रांत में जो है अपना सुप्रीम कोर्ट होगा, अपना हाई कोर्ट होगा, और पूरे पूरे अमेरिका का अपना सुप्रीम कोर्ट होगा। इसका मतलब ये कि अगर कोई ऐसा कानून जो राष्ट्रपति मतलब कि सीनेट
के द्वारा बनाया जा रहा है, जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, यानी अमेरिका के लिए कानून बनाया जा रहा है, अगर तो उसमें कोई विवाद होगा तो वो फेडरल जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं वहाँ पे, मतलब फेडरल कोर्ट बोलते हैं, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, तो वहाँ पर जाता है। लेकिन किसी राज्य के कानून से संबंधित कोई विवाद है तो वो उस राज्य के सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, यानी उस राज्य से संबंधित किसी कानून को फेडरल कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बात है। तो अमेरिका में न्यायालय की व्यवस्था द्वैध है, इसको बोलते हैं द्वैध शासन, द्वैध न्याय प्रणाली। तो अमेरिका में कैसी व्यवस्था है, तो द्वैध व्यवस्था है, मतलब केंद्र स्तर पर अपना सुप्रीम कोर्ट, राज्य स्तर पर अपना सुप्रीम कोर्ट। संघीय कानून को संघ न्याय क्षेत्र के और राज्य कानून को राज्य न्याय क्षेत्र द्वारा लागू किया जाता है। यद्यपि भारत भी अमेरिका की तरह संघीय देश है, लेकिन भारत में एकीकृत न्यायपालिका और मूल विधि व न्याय की एक प्रणाली को अपनाया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया, 28 जनवरी 1950। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायपालिका का उत्तराधिकारी था। यानी पहले भारत में क्या था, तो संघीय न्यायपालिका था, संघीय न्यायपालिका, और ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत काम करता था। लेकिन आज़ादी मिल जाने के बाद इस संघीय न्यायपालिका का नाम बदल करके सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय रख दिया गया। तो उच्चतम न्यायालय कहाँ से मिला है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसका पहले नाम था संघीय न्यायालय। उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। पहले जो है प्रिवी काउंसिल में, यानी सबसे हायर जो जुडिशरी वाला सिस्टम था वो प्रिवी काउंसिल होता था, जिसको हम संघीय न्यायालय कह लें, तो उसमें हम जा सकते थे। लेकिन अभी जो है सर्वोच्च न्यायालय बन गया है। कब उद्घाटन किया गया इसका, तो 28 जनवरी 1950 में। संविधान में इसको स्थान कहाँ मिला है, तो संविधान के भाग 5 में। संविधान के भाग 5 में अगर देखें तो भाग 5 कहाँ शुरू होता है, तो अनुच्छेद 51 से, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक, अनुच्छेद 52 से 151 तक है भाग 5। इसमें भी भाग 5 के अंदर में बीच में आ जाएगा 124 से लेकर के 147 के बीच में, अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के बीच में बताया गया है उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। 124 से 147 तक है सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट जो है वो 214 से 231 तक है। तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 124 से लेकर के 147 तक, 124 से 147। हाई कोर्ट की व्यवस्था कहाँ से है, तो 214 से लेकर के 231 तक, 214 से 231। सुप्रीम कोर्ट 124 से 147, मतलब 124 से शुरू हुआ 147 तक, 24 दूनी 48, तो एक कम 147। हाई कोर्ट 214, यानी कि ये 124 है, इसी को उलट दिए 214 आ गया, और ये 231 तक जाएगा, 214 से 231 तक। सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 तक। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ से कहाँ तक, 124 से 147 तक। हाई कोर्ट इसी का उल्टा 214 से लेकर के 231 तक, हाई कोर्ट। उच्चतम न्यायालय का गठन कितने लोग उसमें होते हैं, तो अभी फिलहाल देखें तो 34 लोग जो है उसमें होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 34 लोग होते हैं, 34 न्यायाधीश। अगर इसके पहले देखें तो 31 न्यायाधीश होते थे। अगर एकदम शुरुआत से देखें, जैसे अगर 2009 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी थी। अंतिम बार 2009 में बढ़ाया गया था, मतलब इसके पिछली बार तो 31 हो गया था। तब से 2009 से लेकर के अभी तक 31 चल रहा था, लेकिन 2020 में इसको और बढ़ा करके 34 कर दिया गया। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह की बात करता है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसकी नियुक्ति कैसे होता है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं, अदर जो जजेस हैं उनको ले लिए, और विभिन्न उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी सलाह पर, यानी अन्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चयन। और कौन कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक होता है। यानी एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नियुक्ति हो जाएगा तो उसके बाद अन्य न्यायाधीश का जब चयन किया जाएगा तो उनकी नियुक्ति कैसे होगी, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो रिकमेंड करेगा राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति जो है इन सब का चुनाव कर देगा, चुन लेगा उनको। लेकिन इसके लिए भी बनता है कोलेजियम, एक बनता है कोलेजियम। कोलेजियम बनने के बाद, कॉलेज से निकला है कोलेजियम, कोलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, कुछ अन्य, कोलेजियम में 5 लोग होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके अलावा 4 अन्य वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये 5 लोग मिल करके लिस्ट बनाते हैं कि विभिन्न हाई कोर्ट के जजों की के नाम जो है उनको रिकमेंड करती हैं, तो राष्ट्रपति उसको जो है चुन देते हैं लास्ट में। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति चुनने की परंपरा कैसी थी, तो मुख्य न्यायाधीश 1950 से 73 तक कैसे चुने जाते थे, 1950 से 73 तक, इंदिरा गांधी के समय तक ऐसा था कि उच्चतम न्यायालय में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता था, यानी कि सीनियर मोस्ट जज को मुख्य न्यायाधीश के लिए नियुक्त किया जाता था। लेकिन इस व्यवस्था का 1973 में हनन हो गया। कैसे, 1973 में जो सीनियर मोस्ट जज थे तो AN राय को बना दिया गया, जो कि सीनियर मोस्ट जज नहीं थे। जब AN राय को 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से ऊपर भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया, तो इसमें मामला गड़बड़ हो गया। यानी 1950 से 73 तक ऐसा चलता था, जो सीनियर मोस्ट जज हैं उसको बनाते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन 1973 में एक ऐसे जज को बनाया गया जिनके ऊपर 3 लोग वरिष्ठ थे, यानी उनको बनाना था। लेकिन चौथे नंबर की जो वरिष्ठ नंबर पे ये थे, चौथे नंबर के वरिष्ठ AN रे, तो उनको बना दिया गया CJI। तो बाकी ये ऊपर के 3 लोग जो है इस्तीफा दे दिए थे फिर कि हमें बनना था, इन्हें बना दिए। तो 1973 में परंपरा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। दोबारा 1977 में MU बेग को वरिष्ठतम व्यक्ति के ऊपर बतौर मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। तो पहली बार ऐसा कब हुआ जब वरिष्ठ जज को नहीं बनाया गया, तो पहली बार हुआ था 1973 में। और किसे बनाया गया था, तो AN रे को बनाया गया था। दूसरी बार कब ऐसा हुआ, तो 1977 में हुआ। किसे बनाया गया, तो उस समय MU बेग को बनाया गया। तो फिर से 1973 में पहली बार ऐसा हुआ कि सीनियर मोस्ट जज जो है चीफ जस्टिस नहीं बन पाया, तो कौन बना, तो बने थे AN रे बने थे। फिर 1977 में भी ऐसा हुआ एक बार, दूसरी बार, तो उस समय कौन बना था, तो MU बेग को बनाया गया था। तो 1973 में AN रे, 1977 में MU बेग। तो सरकार के इस निर्णय की स्वतंत्रता को उच्चतम न्यायालय ने दूसरे न्यायाधीश मामला गया था 1993 में, तो इसमें कम किया गया। मतलब कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वरिष्ठ है उसको बनाया जाना चाहिए। इसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उसी को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। तो 1993 में जब न्यायाधीश से संबंधित मामला गया था कोर्ट में, तो उसने कहा, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज है उसी को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या अर्हता है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया।
दूसरा, उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। फिर उसे मतलब अगर 5 साल का न्यायाधीश है किसी भी उच्च न्यायालय में तो बन सकता है, या फिर उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। अगर 10 साल तक वकीली किया है किसी उच्च न्यायालय में या अन्य न्यायालयों में मिला करके तो बन सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। या फिर राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। तो 3-4 केसेस में वो बन सकता है। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जो है जज होना चाहिए, या फिर जज मान लीजिए नहीं है तो वो 10 सालों तक वकीली किया हो हाई कोर्ट में और विभिन्न न्यायालयों में मिला करके, या केवल हाई कोर्ट में ही किया हो 10 साल तक वकीली, तो बन सकता है। या फिर राष्ट्रपति जिसे चाहे जो बहुत ही सम्मानित न्यायवादी हो उसे बना सकता है। तो संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जनरली जो है 35 साल कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि कितने साल का व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। अब अगला पॉइंट कि शपथ कौन दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको शपथ कौन दिलाता है। तो उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यकाल संभालने से पहले राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ दिलाई जाती है। यानी उच्चतम न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाता है। या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है तो ये किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देगा कि आप शपथ दिलवाइए, तो वो दिलवा सकता है। तो भैया वो प्रधानमंत्री तो ये दिलाओ ना। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल जो है वो संविधान में तय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कार्यकाल जो है तय नहीं है, लेकिन 65 वर्ष की आयु तक ये रह सकते हैं। 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। छोड़िए सब बात, कुल मिलाकर 65 साल की उम्र तक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अन्य जो न्यायाधीश हैं वो रह सकते हैं। या फिर अगर इसको त्यागपत्र देना है तो मुख्य जो उच्चतम न्यायालय है उनके जजेस किसको त्यागपत्र देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो त्यागपत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा और राष्ट्रपति को ही जो है त्यागपत्र भी देंगे। या अगर इनको हटाना है तो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। यानी किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चाहे अन्य जजेस हों उनको हटाया जा सकता है, लेकिन संसद जो है संसद उसको पहले हटाएगी, उसके बाद उस पर राष्ट्रपति साइन करेगा, उसके बाद उनको हटाया जा सकता है। न्यायाधीश को हटाने की एक प्रक्रिया भी है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको हटाने की प्रक्रिया है। उनको ऐसे किसी आधार पर नहीं हटाया जा सकता। उनको हटाने के लिए सिद्ध कदाचार एक होता है, सिद्ध कदाचार एक शब्द होता है, केवल इसी आधार पर उसको हटाया जा सकता है, कदाचार के आधार पर। या अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उसको हटाया जा सकता है, लेकिन संसद में दोनों सदनों से जो है अलग अलग बहुमत से, जो विशेष बहुमत होता है उससे जब पास हो जाएगा प्रस्ताव तभी किसी जज को हटाया जा सकता है पद से, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। तो प्रक्रिया इसमें दी हुई है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने के लिए संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो। इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत हो तथा सदन के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3। देखिए कैसे हटाया जा सकता है। पहली बात तो उसी जो सत्र में ऐसा पहले संबोधन किया जाएगा, यानी कि उसको हटाने के लिए जो है प्रस्ताव लाया जाएगा कुल मिलाकर के। उसके बाद विशेष बहुमत मतलब होता है जिसमें सदन में कम से कम आधे लोग जो है उपस्थित हों। जैसे मान लीजिए कि 600 की स्ट्रेंथ है सपोज, तो कम से कम 300 लोग जो हैं उपस्थित हों, 300 से या 300 से ऊपर। जैसे हमारे यहाँ पे स्ट्रेंथ लोकसभा की है कितनी,
543 है, तो 543 का आधा कितना होगा, जितना भी होगा उतने लोग कम से कम उपस्थित होने चाहिए। राज्यसभा में स्ट्रेंथ है 250 की, तो कम से कम 125 जो है वो उपस्थित होने चाहिए। तो विशेष बहुमत का मतलब ये होता है कि कम से कम आधे 50% लोग जो हैं उपस्थित रहें, उसमें प्रेजेंट रहें वोट देने के लिए। और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि उन 50 जितने लोग उपस्थित हैं उनमें से कम 2/3 मत से जो है इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाए, तब माना जाता है कि हाँ ये विशेष बहुमत है। एक होता है सामान्य बहुमत, जिसमें कुछ नहीं होता, जितने लोग उपस्थित हैं सदन में, चाहे जितने चाहे चाहे 49% लोग उपस्थित हों, यानी आधे से कम लोग उपस्थित हों, लेकिन वो अपने कुल का जो है बहुमत में पास कर दें। बहुमत मतलब आधे से अधिक पास कर दें तो वो पास हो जाता है। लेकिन किसी जज को हटाए जाने के लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। विशेष बहुमत मतलब कि कम से कम 50% लोग उपस्थित हों, और जितने लोग उपस्थित हैं उसके 2/3 लोग जो हैं मत या उस प्रस्ताव को पास कर दें, तब उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का आधार उसका दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार होना चाहिए, यानी सिद्ध कदाचार या दुर्व्यवहार। अगर ये नहीं है तो और किसी भी आधार पर उसको नहीं हटाया जा सकता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में बना था, एक अधिनियम बना था न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, उसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। तो महाभियोग जो है वो हमारे संविधान में महाभियोग शब्द को यूज़ किया गया है। जैसे राष्ट्रपति को हटाना है तो राष्ट्रपति को भी ऐसे नहीं हटा सकते, लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और उसको भी हटाने का आधार होना चाहिए सिद्ध कदाचार, और कोई नहीं। तो संसद के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से न्यायाधीश को हटाने के लिए भी जो है व्यवस्था की गई है, एक कानून बना है जिसको बोलते हैं न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, इसमें क्या व्यवस्था की गई है तो उसको समझ लें, तो उनको हटाने की प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में बताया गया है, पहला चीज़ स्टेप क्या होना चाहिए। एक सादा पेपर ले लें तो उसमें देखें स्टेप क्या होने चाहिए। तो पहला निष्कासन प्रस्ताव, यानी कि न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है, कम से कम 100 सदस्य जो हैं, लोकसभा के मामले में 100 सदस्य और राज्यसभा के मामले में, जैसे न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव जो है चाहे लोकसभा में लेकर के चले आइए चाहे राज्यसभा में, ऐसा कोई नहीं है कि केवल लोकसभा में आएगा, इसके प्रस्ताव को राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अगर मान लीजिए लोकसभा में आ रहा है न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव, तो कम से कम 100 सदस्य, यदि राज्यसभा में इस प्रस्ताव को लाया जा रहा है तो कम से कम 50 लोग, यानी 50 सांसद द्वारा जो है हस्ताक्षर करके अध्यक्ष या सभापति को दिया जाना चाहिए। तो लोकसभा के मामले में कम से कम 100 सदस्य हों, लोकसभा में अगर प्रस्ताव को लाया जा रहा है तो कम से कम 100 लोग हों, 100 सांसद, और राज्यसभा में अगर आ रहा है तो कम से कम 50 सांसद जो हैं इसके प्रस्ताव को लेकर के आए एक साथ में। और यदि लोकसभा में, हम लोकसभा को लेकर के चल रहे हैं कि यदि लोकसभा में मामला आता है तो कम से कम 100 लोग जो हैं इस प्रस्ताव को लेकर के आए। उसके बाद प्रस्ताव को लाने के बाद अध्यक्ष को, जैसे लोकसभा में तो अध्यक्ष होता है स्पीकर, स्पीकर को इस प्रस्ताव को सौंपें। यदि राज्यसभा में 50 सांसद इस प्रस्ताव को लेकर के आते हैं तो वो सभापति को इस प्रस्ताव को सौंपेंगे। उसके बाद जो अध्यक्ष है स्पीकर, इस प्रस्ताव को शामिल कर सकते हैं या इसे अस्वीकार कर सकते हैं। यानी लोकसभा के 100 सांसद मान लेकर के आए प्रस्ताव, फिर इसको दे दिए स्पीकर को, फिर स्पीकर या तो इस प्रस्ताव को ले सकता है या इस प्रस्ताव को वहीं निरस्त कर सकता है कि हम इस मामले को वोटिंग के लिए आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर स्पीकर इस मामले को स्वीकार कर लेता है तो अध्यक्ष इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगी। यानी स्पीकर जो है 3 सदस्यीय समिति यानी एक कमेटी का गठन करेगी। अगर राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा के 50 सांसद जो है इसको प्रस्ताव को पास करेंगे,
उसके बाद वो अपने यहाँ के सभापति को देंगे, सभापति उसको स्वीकार कर सकती है या नहीं स्वीकार कर सकती है। यदि स्वीकार कर लेती है तो वो 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगी। यदि लोकसभा में आया है तो स्पीकर यदि स्वीकार करता है तो 3 सदस्य वाली एक समिति का गठन करेगी। समिति में कौन होना चाहिए, तो इस कमेटी में कौन होने चाहिए, तो इसमें पहले नंबर 3 प्रकार के लोग इसमें शामिल होने चाहिए। पहला, मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश। इसमें या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या सुप्रीम कोर्ट का ही कोई अन्य जज हो, अदर जज, ये शामिल होने चाहिए उस कमेटी में। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट। और तीसरा, प्रतिष्ठित न्यायवादी, यानी कोई भी जो न्यायवादी है जो प्रतिष्ठित हो उसको शामिल करते हुए 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन कर देगी स्पीकर। तो फिर से मान ली लोकसभा में प्रस्ताव आता है हटाने के लिए, तो कम से कम 100 लोग जो है इस प्रस्ताव को लेकर के आएंगे, फिर स्पीकर को देंगे। स्पीकर इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि स्वीकार कर लेते हैं तो इसमें 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन करेंगे। इन 3 सदस्य में एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए या फिर कोई अन्य जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, और दूसरा किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए। इसमें अन्य न्यायाधीश का काम नहीं चलेगा, इसमें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही होने चाहिए। और तीसरा नंबर, कोई एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। तो इन 3 लोगों को मिला करके बन जाता है एक कमेटी। फिर ये जो कमेटी है वो इस बात का जांच करेगी, यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी या असक्षम पाती है तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। यानी ये कमेटी रिकमेंड करेगी कि हाँ जो है इसमें कुछ मामला बनता है दुर्व्यवहार टाइप का, सिद्ध कदाचार टाइप का कुछ व्यवहार बनता है, तो जो है ये कमेटी जो है भेज देगी मामले को संसद के सामने। यानी लोकसभा में आया था मामला तो लोकसभा के स्पीकर के पास इस मामले को भेज देगी कि हाँ दुर्व्यवहार का दोषी इस न्यायाधीश को पाया गया है। उसके बाद का स्टेप क्या होगा कि विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करके उसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। यानी जैसे लोकसभा के स्पीकर सदस्य कमेटी गठन की, कमेटी जो है रिकमेंड कर दी कि हाँ जो है मामला बनता है उसका शामिल है उसमें दुर्व्यवहार में, तो लोकसभा के स्पीकर के पास मामला जाएगा। फिर स्पीकर इस बात को आगे बढ़ाएगा, लोकसभा से उसको जो है विशेष बहुमत यानी कि कम से कम आधे लोग उपस्थित हों और उन आधे से ज़्यादा लोग जो उपस्थित हैं उसमें से 2/3 लोग जो हैं उस चीज़ को पास कर देंगे। उसके बाद मामला जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में भी कम से कम 50% लोग उपस्थित होने चाहिए या उससे ज़्यादा, और जितने लोग उपस्थित हैं उसके 2/3 लोग जब पास कर देंगे तब ये बिल पास माना जाएगा और इसको भेजा जाएगा राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने। अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर देते हैं। तो इस तरीके से उसको हटाने की प्रक्रिया चलती है। एक बार फिर से रिवाइज करें तो पहला स्टेप, लोकसभा में यदि मामला को उठाया जा रहा है कि न्यायाधीश को हटाया जाए तो 100 सांसद मामले को लेकर के आएंगे, एक प्रस्ताव बनाएंगे। यदि राज्यसभा में आ रहा है तो प्रस्ताव कम से कम राज्यसभा के 50 सांसद बनाएंगे कि हाँ हटाना है। यदि लोकसभा में आता है तो ये 100 लोग पास करके मतलब प्रस्ताव बना करके स्पीकर को देंगे। यदि मामला राज्यसभा में आता है तो वो अपने यहाँ के जो सभापति हैं सभापति को देंगे। तो स्पीकर को दे देते हैं तो मामला को स्वीकार कर सकता है या नहीं भी स्वीकार कर सकता है। यदि सभापति को देते हैं तो स्वीकार कर सकता है या नहीं स्वीकार कर सकता है। यदि स्पीकर स्वीकार कर ले मामला को या राज्यसभा के मामले में सभापति स्वीकार कर ले तो वो एक कमेटी का गठन करेगा जिसमें 3 लोग होने चाहिए। 3 लोगों में पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर ये नहीं है या किसी कारण से किसी और को लेना है तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी अन्य न्यायाधीश होना चाहिए। तो एक रिप्रेजेंटेशन हो गया सेंट्रल स्तर पे। फिर हाई कोर्ट में किसी भी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मामले में कोई अन्य न्यायाधीश नहीं चलेगा। जितने भी हाई कोर्ट हैं भारत में उन हाई कोर्टों में से किसी भी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश लिया जाएगा और एक प्रतिष्ठित न्यायवादी को लिया जाएगा, एक कमेटी गठन किया जाएगा। फिर ये कमेटी जो है बताएगी कि हाँ जो है दुर्व्यवहार का दोषी न्यायाधीश को पाया गया है।
कमेटी जब रिकमेंड करेगी दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया है, तो इस मामले को यदि लोकसभा कमेटी गठन की थी लोकसभा में चला जाएगा, यदि राज्यसभा कमेटी गठन करी थी तो राज्यसभा में चला जाएगा कि हाँ दुर्व्यवहार का दोषी है। फिर लोकसभा में इसको पास किया जाएगा जिसमें 50% लोग उपस्थित होने चाहिए और उपस्थित होने वाले में से 2/3 लोग उसको पास कर दें। यदि मामला राज्यसभा का होता तो 50% लोग उपस्थित होने चाहिए और 2/3 लोग पास कर दें। तो दोनों सभाओं से जब पास हो जाएगा तो मामला जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद उसको अपने पद से तुरंत पदच्युत होना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही रोचक बात है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं न्यायाधीश को हटाने के किसमें है, तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया, मतलब उसका उद्घाटन कब किया गया, तो 28 जनवरी 1950 में किया गया। सुप्रीम कोर्ट को पहले क्या कहते थे, तो उसको कहते थे पहले प्रीवी कोर्ट कह देते थे उसको, यानी कि संघीय न्यायालय कह देते थे, जो कि कहाँ से बना था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से बना हुआ था। तो ये अभी तक किसी भी न्यायाधीश के ऊपर जो है अभी तक महाभियोग नहीं लगाया गया है। पहला और एकमात्र महाभियोग का मामला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी का है। 1941 1991 में 91-93 के बीच में केवल एक मामला आया था महाभियोग का, किनके मामले, रामास्वामी। लेकिन जांच समिति ने उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी यद्यपि जांच समिति ने उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया, पर उन पर महाभियोग नहीं लगाया जा सका क्योंकि लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। कांग्रेस पार्टी मतदान से अलग हो गई थी, तो रामास्वामी को महाभियोग नहीं लगा। मतलब 1991-93 में रामास्वामी वाला मामला गया था, कमेटी जो है रिकमेंड भी कर दी कि हाँ दुर्व्यवहार के दोषी हैं, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है बाहर हो गई, तो पास नहीं हो पाया। और देखें वेतन भत्तों के बारे में कुछ चीज़ें, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते, उनके विशेषाधिकार, अवकाश, पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। संसद जो है निर्धारित करती है कि उनके वेतन भत्ते इत्यादि चीज़ें क्या होंगी। वित्तीय आपातकाल के दौरान इनको कम किया जा सकता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसे बनते हैं प्रीलिम्स में कि न्यायाधीश के जो वेतन हैं उनको वित्तीय आपातकाल, जैसे 3 प्रकार के आपात होते हैं, अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात, 356 में है राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात आज तक नहीं लगा है, 356 का प्रयोग कई बार हुआ है, 352 का प्रयोग एक बार हुआ था 1975 से 77 के दौरान। तो यदि वित्तीय आपात लगा हुआ है तो उस केस में जजेस के वेतन को कम किया जा सकता है। सेवानिवृत्ति यानी जब वो रिटायर हो जाएंगे तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित है। ये पॉइंट है कि चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, उनको पेंशन क्या मिलेगी, तो जब जिस महीने वो रिटायर हो रहे हैं उस महीने जो उनको वेतन मिलता था उसका 50% उनको पेंशन के तौर पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक बार सारी बातें फिर से रिवाइज कर लें। भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर अधीनस्थ न्यायालय। अमेरिका में कैसा है, तो अमेरिका में द्वैध न्याय प्रणाली है। इसके बाद देखें उद्घाटन कब हुआ, तो 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ सुप्रीम कोर्ट का, और कहाँ से लिया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद देखें तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देते हैं, न्यायाधीश, तो राष्ट्रपति को देते हैं, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर जो है अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। हटाने की प्रक्रिया किस एक्ट में है, तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में जो है इनको हटाने की प्रक्रिया बताई गई है।
सेवानिवृत्ति के बाद उनको पेंशन कितना मिलेगा, तो अंतिम महीने में जितना मिल रहा था उनको, उसका 50% उनको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो ये इतनी बातें थी इसमें। इस वाले में इतना ही। अब देख लें जो आर्टिकल छपा था उसको थोड़ा सा पढ़ लें। क्या है, न्यायिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत। 2500 साल पहले आचार्य चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में कहा था कि जिस राष्ट्र में प्रजा को समय पर उचित न्याय नहीं मिलता, उस राष्ट्र में अराजकता छा जाती है। देश की वर्तमान न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में यह कथन सही साबित हो रहा है। न्यायाधीशों की भारी कमी, न्याय व्यवस्था की खामियों और लचर बुनियादी ढांचे के कारण जहां देश भर की अदालतें मुकदमों के भारी बोझ से करा रही हैं, वहीं वकीलों की महंगी फीस और न्यायालयों में तारीख पर तारीख लगाने की प्रवृत्ति से पीड़ितों का शारीरिक और मानसिक ही नहीं बल्कि आर्थिक दोहन भी धड़ल्ले से हो रहा है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों और स्थानीय जिला न्यायालयों में लगभग 4.5 करोड़ मामले लंबित पड़े हैं। 4.4 करोड़ मामले लंबित पड़े हैं। विधि आयोग के अनुसार प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश होने चाहिए। फिर से, विधि आयोग के अनुसार प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश होने चाहिए, लेकिन यह संख्या इसकी आधी भी नहीं है, यानी कि 20 लाख जनसंख्या पर भी 50 न्यायाधीश नहीं है। कहने का मतलब यह है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के 160 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें 68 पद खाली हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट में 72 में से 36 पद रिक्त हैं। बम्बई हाई कोर्ट में 94 के मुकाबले 33 हैं तथा दिल्ली हाई कोर्ट में 50% से अधिक पद खाली हैं। पटना में 64% और राजस्थान के न्यायाधीशों में 50% से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। ऐसी ही स्थिति कमोबेश अन्य सभी राज्यों की है। इस महीने की शुरुआत में बार काउंसिल द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश NV रमन और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने देश की इस गंभीर समस्या का संज्ञान लेते हुए न्यायिक व्यवस्था की खामियों के निवारण पर विस्तृत चर्चा की थी। जानना दिलचस्प है कि कानून मंत्री की पहल पर कोलेजियम की सिफारिशों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को सकारात्मक पहल बताते हुए CJI रमन ने कहा है कि जिस तरह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के नाम पर मुहर लगाई है, वैसा ही कदम हाई कोर्ट और निचली अदालतों के लिए भी यथाशीघ्र उठाया जाना चाहिए। बताते चलें कि इस दिशा में कोलेजियम ने हाई कोर्ट के लिए 82 नामों की अनुशंसा की है। विगत अगस्त में न्यायमूर्ति एम कुमार की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और इसके कोर ग्रुप की बैठक में भी त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालती दस्तावेज के डिजिटलीकरण के साथ ही स्मार्ट पुलिसिंग की वकालत की गई थी। गत वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक न्यायिक समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि ऐसे कदम उठाने बेहद जरूरी हैं जिनमें सभी को समय से न्याय मिले, न्याय व्यवस्था कम खर्चीली हो और निर्णय देने की व्यवस्था सामान्य आदमी की भाषा यानी हिंदी में हो। उन्होंने जोर देकर कहा था कि न्यायालयों को तारीख पर तारीख लगाने की प्रवृत्ति और मुकदमों की सुनवाई टालने से बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश उपभोक्ता फोरम के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक चौधरी न्यायिक व्यवस्था में सुधार की बाबत कई महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं। कहते हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जा सकता है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा जैसे IAS होता है, IAS IPS अधिकारी, ऐसे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जा सकता है। यह जजों की योग्यता और गुणवत्ता में सुधार में सहायक होगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग से भी न्यायिक डेटाबेस बनाया जा सकता है। इसके जरिए जजों के अलग अलग प्रदर्शनों के आकलन के साथ ही एक संस्था के रूप में न्यायालय के समग्र प्रदर्शन का आकलन भी किया जा सकेगा। कहते हैं कि त्वरित न्याय के लिए स्मार्ट पुलिसिंग बहुत जरूरी है। पुलिस कर्मियों में विभिन्न कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ ही आबादी के मुताबिक पुलिस कर्मियों और पुलिस स्टेशनों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। अशोक चौधरी लैंगिक व बाल अधिकार जैसे संवेदनशील मसलों की सुनवाई के दौरान पैनल में सामाजिक कार्यकर्ताओं व मनोवैज्ञानिकों को शामिल किए जाने को भी ज़रूरी बताते हैं। उनके मुताबिक अदालत परिसरों तथा उनमें जलपान, शौचालय, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। पारदर्शिता का अभाव भी न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी समस्या है।
न्यायालयों में लंबे अवकाश की प्रथा भी मामले को लंबित होने का प्रमुख कारण है। अधिवक्ताओं के लिए आचार संहिता के अनुपालन को प्रभावी बनाया जाना जरूरी है, ताकि मामले जानबूझकर विलंबित न किए जा सकें। अधिवक्ताओं की अनावश्यक हड़तालों पर भी प्रतिबंध लगाना जरूरी है। एक और आर्टिकल को पढ़ लें हम। घटती आज़ादी के दौर में इंटरनेट। हरजिंदर वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने क्या लिखा है कि इंटरनेट के समय में कैसे आज़ादी जो है, मतलब घटती आज़ादी के दौर में इंटरनेट कैसे काम कर रहा है। तकरीबन 31 साल पहले मानव सभ्यता ने तो तकरीबन 31 साल पहले मानव सभ्यता ने संवाद का एक नया माध्यम हासिल किया था। संवाद का हर नया माध्यम न सिर्फ अभिव्यक्ति के नए रास्ते खोलता है, बल्कि ज्ञान विज्ञान को भी नए पड़ाव तक ले जाता है। इन सारे दबावों के बीच लोग भी बदलते हैं और समाज भी पूरी तरह बदल जाते हैं। कई बार तो इतना बदल जाते हैं कि फ़र्क ज़मीन आसमान का ही हो जाता है। अतीत में जाकर उस समाज को देखिए जिसमें भाषा का विकास नहीं हुआ था, और उसकी तुलना उस समाज से कीजिए जिसमें भाषा का विकास हो गया था। अंतर बहुत साफ नजर आएगा। लगेगा कि जैसे दोनों दो अलग ग्रह के वासी हैं। कुछ इसी तरह का बदलाव 3 दशक पहले इंटरनेट ने हमारी झोली में डाला था, जिसने इस दरमियान हमारी ज़मीन और हमारे आसमान को पूरी तरह बदल दिया। जब हमने भाषा का विकास किया, या जब हमने लिखना शुरू किया, या जब छापे खाने ने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी, या जब रेडियो टीवी टेलीफोन जैसे संवाद के माध्यम हमारे बीच आए, कभी भी बदलाव इतनी तेज़ी से हमारे घरों और दिलो दिमाग में नहीं घुसा जितने पिछले 30 साल में तकरीबन हर जगह घुसपैठ कर गया है। एक फ़र्क यह भी रहा कि बाकी ज़्यादातर माध्यम भूगोल या रेडियो तरंगों की सीमाओं से बंधे थे, लेकिन इंटरनेट के नए माध्यम ने पुरानी बाधाओं को पार करते हुए पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया। ये फ़र्क अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क कुछ और था, जो उस दौर में एक बड़ी उम्मीद बंधा रहा था। यह माध्यम उस दौर में आया जब आज़ादी और ख़ासकर अभिव्यक्ति की आज़ादी एक बड़ा मूल्य बनती जा रही थी। तानाशाही खत्म हो रही थी और लोकतंत्र का विस्तार हो रहा था। बर्लिन की दीवार टूट चुकी थी और चीन को छोड़कर बाकी साम्यवादी देशों में सर्वहारा की कथित तानाशाही या तो विदा हो चुकी थी या अंतिम सांसें गिन रही थी। ऐसे देश जिनमें लोकतंत्र हैं, उनकी संख्या अचानक ही बढ़ने लगी थी। इसी माहौल ने अमेरिका की एक राजनीति शास्त्री फ्रांसिस फुकुयामा को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इतिहास के अंत की घोषणा कर दी। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन नाम की उनकी किताब की सबसे ज़्यादा आलोचना उसके शीर्षक को लेकर ही हुई थी। हालांकि इसमें उन्होंने जो कहा था वह उस समय बहुत से लोगों को सच लगता था। उन्हें लग रहा था कि मानव सभ्यता अब अपने वैचारिक विकास के शिखर तक पहुंच चुकी है। धीरे धीरे लोकतंत्र पूरी दुनिया में पहुंचेगा और सभी देश इसी की परंपराओं से चलेगा। मगर 30 साल में दुनिया कहाँ पहुंच गई, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल बात इंटरनेट की। उस समय उम्मीद यह थी कि ऐसा मंच तैयार हो गया है जो पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ेगा और उससे बहुत सी खाइयाँ पाटी जा सकेंगी। दिल्ली के 1 बेडरूम में बैठा एक व्यक्ति जब लिस्बन, काहिरा और रियो डी जेनेरियो के अनजान लोगों से जुड़ेगा, तब उनका नज़रिया भी विस्तृत होगा। उसकी सोच अपने पूर्वाग्रहों के तिनकों और फौज से लदे कबूतर खानों से बाहर निकलेगी, तो उसे एक नई विश्व दृष्टि भी मिलेगी। यह भी उम्मीद थी कि तानाशाहों में गुजर बसर करने वालों को संपर्क जब लोकतंत्र की जीवन शैली जीने से होगा, तो उनके अपने देश में लोकतंत्र कायम करने का दबाव बनेगा। इसी के कुछ बाद जब पश्चिम एशिया में वे आंदोलन दिखे जिन्हें हम अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं, तो एक बारगी लगा कि यह सपना सच होकर ही मानेगा। लेकिन सुंदर सपनों के टूटने का इतिहास भी उतना ही बड़ा है जितना खुद मानव सभ्यता का इतिहास। और जब हम साल 2021 में हैं, तब हमें मिली है अमेरिका संस्था फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट। फ्रीडम ऑन द नेट। इंटरनेट पर दुनिया भर के देशों में आज़ादी का हाल बताने वाली यह रिपोर्ट हर साल जारी होती है। यह रिपोर्ट बता रही है कि तकरीबन पूरी दुनिया में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों पर सरकारों का नजला गिरा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के कारण कहीं लोगों को मारा पीटा गया तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। यहाँ आप चाहें तो यह मान सकते हैं कि भारत में कम से कम इतने बुरे हाल तो नहीं हैं, और चाहें तो आप ऐसे कुछ भारतीय उदाहरण भी दे सकते हैं जहां लोगों को सोशल मीडिया पर पोस्ट के लिए प्रताड़ित किया गया। यह मामला सिर्फ भारत या किसी इस या उस देश को नहीं, कमोबेश यह सब लगभग पूरी दुनिया में हो रहा है। बेशक इंटरनेट की किसी पोस्ट के कारण अगर कोई
सरकार किसी को गिरफ्तार करती है तो इससे इंटरनेट की ताकत भी समझी जा सकती है। दुनिया भर के तानाशाहों को अब खतरा आंदोलनों से ज़्यादा इंटरनेट से लगने लगा है। लेकिन यह भी सच है कि इंटरनेट से हम जिस दबाव और बदलाव की उम्मीद बांध रहे थे, न सिर्फ वह उम्मीद अधूरी रह गई, बल्कि दुनिया उसकी उल्टी दिशा में भागती दिख रही है। हम यह सोच रहे थे कि इंटरनेट हर किसी की सोच को नया विस्तार देगा, लेकिन मानसिकता के कबूतर खाने और छोटे होते जा रहे हैं। यह इंटरनेट की आभासी दुनिया के आसपास ही नहीं हो रहा है, उसके बाहर के समाजों का हाल भी वही है। उदारवाद, नागरिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों को जब गाली की तरह इस्तेमाल किए जाने लगे, तब भला यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वह आज़ादी बची रह जाएगी जिसकी ये सब उपलब्धियाँ थीं। ये सब वे उपलब्धियाँ हैं जो पूरी 20वीं सदी की राजनीतिक चेतना से उपजे थे और हमारे जैसे बहुत से देशों ने तमाम संघर्षों के बाद इनको हासिल किया था। जिन्हें नहीं हासिल हो सकी, उनके लिए वे एक हसरत थी। 21वीं सदी के कुछ शुरुआती वर्षों में ही हमने वह राजनीतिक चेतना खोनी शुरू कर दी है, वह भी उस समय जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये है पूरा पूरा इस वाले में डिस्कशन चीज़ों में। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।